हाय इट्स अगेश हियर वंस अगेन वेलकम बैक टू ध्रुपद ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम बहुत ही केमिस्ट्री का अच्छा एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, अच्छा एक टाइटल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पहला चैप्टर जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसको खत्म कर दिया, फिर एसिड बेस और साल्ट को खत्म कर दिया बड़े अच्छे तरीकों से। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री में थर्ड लेसन जो है उसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल का आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल का डिफिनेशन, थोड़ा सा मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक, यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहली बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद जो है आपका वीडियो जो है कोई भी वीडियोज आप देखें तो उसको आप सीरियसली करके देखें। सीरियसली कहने का मतलब सीरियल वाइज देखें, लाइन बाय लाइन। अलग अलग चैप्टर का मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियोज को देखें। हम लोग आज मेटल और नॉन मेटल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेटल नाम जो है आया कहां से, मेटल का खोज। तो जैसे हम लोग 9th में पढ़ेंगे कि दुनिया में जितने सारी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को मैटर के नाम से जाना जाता है, पदार्थ कहा जाता है। और उन सभी वस्तुओं को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था, एक शुद्ध पदार्थ है, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आता था और मिश्रण के दो प्रकार हम लोग पढ़े होंगे, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, और भी बहुत प्रकार के टीचर आपके पढ़ाए होंगे, मैं भी पढ़ाए होंगे। बट हम लोग यहाँ पे जब शुद्ध पदार्थ की बात करते हैं तो शुद्ध पदार्थ में दो तरह के पदार्थ आते हैं, मतलब शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो होता है उसको कहा जाता है तत्व, और दूसरा भाग जो होता है उसको कहा जाता है यौगिक। तत्व बोले तो एलिमेंट और यौगिक बोले तो कंपाउंड। तत्व के परमाणु होते हैं और यौगिक अणु होते हैं, मैंने डिस्कस कर दिया जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने सिखाया था। तो वहां पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तत्व को तीन भाग में बांटा जाता है। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु, जिसको सेमी मेटल्स कहा जाता है। मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल्स। ऐसे सेमी मेटल्स को कभी कभी मेटलॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन टॉपिक जो होता है हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। चैप्टर का नाम तो मेटल और नॉन मेटल है, बट मैं आपको अलग से एक दो क्लासेस जो होगा सेमी मेटल का भी पढ़ाऊंगा, यूजेज वगैरह के बारे में। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल के बारे में। मेटल का अगर डिफिनेशन कहा जाए तो हम लोग 8वीं छात्रवी से पढ़ते आ रहे हैं कि धातु जो होते हैं चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं, तन्य होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, ऐसे पढ़ते आते हैं। सही है। तो ये जो होता है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम ऊपर से टच करके, स्पर्श करके, देख करके बताते हैं। बट एग्जामिनेशंस में क्या पूछते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर धातु और धातु में अंतर स्पष्ट करें। तो बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिख के आ जाते हैं, धातु चमकदार होते हैं, अधातु चमकदार होते हैं, धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत का कुचालक, ऐसे बच्चे लिख के आ जाते हैं और उसका मार्क्स एग्जामिनर नहीं देता है। बिकॉज वहां पे आपसे पूछ रहा है केमिकल बेस पे, रासायनिक गुण के आधार पे, और आप उत्तर दे रहे हो फिजिकल बेस पे, तो कैसे नंबर देगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो पूछा जाए उसी का आंसर देना है। एग्जैक्ट आंसर दोगे मार्क्स में एक नंबर भी नहीं कटेगा, अगर कटेगा तो भी आप तो उसके लिए टारगेट कर सकते हैं ना, चैलेंज करते हैं ना हम लोग। ठीक, तो हम लोग आते हैं आज मेटल और नॉन मेटल के बारे में। मेटल और नॉन मेटल कहा जाए तो पूरे प्रकृति में जो है कुल 118 तत्व हैं और इन 118 तत्वों में 93 धातु हैं, 18 अधातु है और यहाँ पे उपधातु की संख्या 7 है। ठीक, तो ये बात आप याद रखोगे। 8वीं में भी 9वीं में भी पढ़े होगा, आपके टीचर बताए होंगे। कुल तत्वों की, ज्ञात तत्वों की संख्या 18, धातु 93। ये वैल्यू जो होता है धातु और उपधातु का तो सेम होता है, उपधातु का 17 होता है। धातु और धातु का चेंज होते रहता है बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन, जैसे धातु पढ़ोगे तो धातु कहेंगे, अधातु और उपधातु, अधातु और धातु मिल करके, या कोई कोई ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो धातु का भी गुण प्रकट करते हैं, अधातु का भी गुण प्रकट करते हैं, तो वहां पे उसको उपधातु के नाम से आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो एग्जाम में यही पूछता है कि बताइए कि कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप ऑप्शन क्या लिखोगे, 118 को टिक कर दोगे। ठीक, अब हम लोग धातु पे आते हैं। तो धातु है क्या चीज, हेडिंग हम लोग डालेंगे धातु। पहले धातु को पढ़ लेते हैं, धातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद अधातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक, हम देखिए अधातु, धातु के बाद जब करेंगे तो धातु का मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है और ये एग्जांपल उनके संकेत के साथ मैंने दिया है क्योंकि इस चैप्टर में इन सबका उपयोग होने वाला है। ठीक, तो हम लोग पढ़े थे धातु कहेंगे किसको, तो धातु कहने का तरीका यह है कि धातु वह शुद्ध पदार्थ होते हैं, पहले तो बोल दिए शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो तत्व का वह शुद्ध पदार्थ जिसमें धात्विक गुण पाया जाता है, अर्थात वे चमकदार,
तन्य, कठोर, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, कॉमा देके लिखेंगे, धातु कहलाता है। यह धातु का डेफिनेशन हो गया जिसको आप लिख दोगे। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल में आप इसको सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर इसका लिख दोगे। और इसका मैंने क्या लिखा है, छोटे छोटे इसके संकेत लिखे हैं, सिंबल को लिखे हैं, जिसके द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। धातु का पहचान का तरीका क्या है छोटू, की धातु के नाम के अंत में प्रायः IUM सफिक्स मतलब EM सफिक्स पाया जाता है। सफिक्स क्या होते हैं, प्रत्यय जिसको हिंदी में कहते हैं। सफिक्स वे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड के बाद में जुड़ करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए IUM सफिक्स आया, यहाँ भी IUM सफिक्स आया, IUM सफिक्स आया, IUM सफिक्स आया। तो मैंने लिखा है यहाँ पे प्रायः। प्रायः का मतलब सभी धातु में यह गुण नहीं पाया जाता है। तो आप नीचे एरो मार्क देखे लिखोगे कि धातु का पहचान का तरीका है या धातु के नाम के अंत में प्रायः EM सफिक्स पाया जाता है, जिसके द्वारा धातु की पहचान की जाती है। एग्जाम्पल में जितना EM वाला 1, 2, 3, 4 इन चारों को लिख दोगे और EM को वहां पे अंडरलाइन कर दोगे। ठीक, उसके बाद नोट में लिखोगे कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिनमें EM सफिक्स नहीं पाया जाता है, परंतु वो धातु होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आयरन जिसको लोहा कहा जाता है, जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, तो ये सभी क्या है, धातु तो है बट इसके नाम में EM सफिक्स नहीं पाया जाता है। तो मैंने इसीलिए प्रायः वर्ड का यहाँ पे यूज किया है। ठीक, तो ये चीज आप कर लोगे। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो बहुत आसान है, हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, उसी को मैंने अलग अलग नाम दिया है छोटे छोटे सेंटेंसेस में, उसको पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टीज यह कहता है कि धातु जो होते हैं ना, धातु में मेटालिक लस्टर पाया जाता है। अब ये मेटालिक लस्टर क्या है, मेटालिक लस्टर बोले तो धातु चमक, अर्थात धातु चमकदार होते हैं। अब धातु चमकते कैसे हैं, धातु चमकदार तो होते हैं, हम बचपन से पढ़ते रहे, 6वीं 7वीं 8वीं से पढ़ते रहे, लेकिन ये चमकते कैसे हैं, तो ये बात आप याद रखिए कि धातु में जो प्रायः होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु में कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन मेटल, एग्जिस्ट इन मेटल। धातु में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यह फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रकाश ऊर्जा को, लाइट एनर्जी को अपनी ओर अवशोषित करते हैं, और लाइट एनर्जी को अवशोषित करके यह क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे ही लाइट एनर्जी को अवशोषित करेंगे, इसमें से लाइट उत्पन्न होने लगेगा और यह रिफ्लेक्ट कर देगा, और जब रिफ्लेक्ट करेगा तो धातु की सतह हमें चमकदार दिखाई देने लगता है। तो ये बात तो हम लोग जानते थे पहले से कि धातु चमकदार होते हैं, लेकिन धातु चमकता रियल में कैसे था उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया कि धातु जो होते हैं, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी को पा करके, प्रकाश ऊर्जा को पा करके अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न कर देते हैं, मतलब लाइट एनर्जी को उत्सर्जित करने लगते हैं, जिसके कारण परावर्तक जो होता है, लाइट यहाँ से परावर्तक होने लगता है। ठीक, और धातु का सतह हमें चमकदार दिखाई देने लगता है। यहाँ पे देखिए एक धातु है Ag, एक धातु क्या है Ag, जिसका नाम क्या होता है, सिल्वर होता है। सिल्वर एक ऐसा धातु है जो अपने सतह के ऊपर पड़ने वाले 90% लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है। 90% लाइट एनर्जी को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और जिसके कारण यह जो होता है काफी चमकदार होता है। तो ये नोट में आप याद रखोगे कि धातुओं में सिल्वर एक ऐसा धातु है जो अपने सतह के ऊपर पड़ने वाले 90% लाइट को, प्रकाश को उत्सर्जित कर देता है, अर्थात परावर्तित कर देता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। दूसरा प्रॉपर्टी जिसका जो है हार्डनेस है। हार्डनेस मतलब कठोरता। कठोरता क्या होता है, जब कोई धातु जो होता है, धातु की सतह आप देखो, लोहे को देखो, लोहा को छू करके टच करके देखना क्या होता है, लोहा जो होता है कठोर होता है, जिसको हम अपने हाथों से जो होता है नहीं तोड़ सकते, नहीं मोड़ सकते, उसके लिए हमें हथौड़े या किसी अन्य उपकरण की जरूरत होती है। तो लोहा जो होता है कठोर होता है। इसके पीछे का रीजन समझना है, लोहा कठोर क्यों होता है। धातु की जो कठोरता होती है ना, वह धातुओं में उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके धन आयन जो होते हैं, उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है उस पर निर्भर करता है। यदि आकर्षण बल ज्यादा है तो धातु जो होगा काफी कठोर होगा, काफी हार्ड होगा, और यदि आकर्षण बल कम है तो वहां पे धातु जो होगा कम कठोर होगा, अर्थात सॉफ्ट होगा। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़े कि धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, कैसे पढ़े इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सबसे हार्ड धातु जो होता है, सबसे हार्ड कह रहे हैं, कुछ ऐसे धातु होते हैं ना जो हार्ड नहीं होते हैं। हार्ड नहीं होते अर्थात उसके पॉजिटिव आयन के बीच और इलेक्ट्रॉन्स के बीच, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो बल लगता है वो कमजोर होता है, अर्थात वे सॉफ्ट होते हैं। जैसे इसका नाम लिखता हूं मैं, ये क्या है, Na सोडियम
Li लिथियम और K पोटेशियम, ये तीन ऐसे धातु हैं जो सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं छोटू? सॉफ्ट होते हैं, अर्थात इनके धन आयन और इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, वह कमजोर होता है, सॉफ्ट होते हैं और इसको इजीली कट बाय नाइफ होता है। इजीली कट बाय नाइफ मतलब चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप ये याद रखोगे कि धातु जो होते हैं, कुछ ऐसे धातु होते हैं जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, जिसका नाम सोडियम, लिथियम तथा पोटेशियम। एग्जामिनेशंस में 1000 बार पूछे गए, तो आप सोडियम वाला ज्यादा पूछा जाता है, तो सोडियम वाला कम से कम आप याद रखोगे। सोडियम एक ऐसा मुलायम धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक, अब सोडियम के बारे में एक और चीज है कि सोडियम को कभी भी खुली वायु के संपर्क में आप नहीं रख सकते। खुली वायु के संपर्क में रखोगे तो खुली वायु में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? दहन का पोषक पदार्थ है, मतलब आग को जलने में मदद करता है। दहन का पोषक पढ़े थे ना एसिड बेस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, बर्न होने लगता है। इसलिए जब भी केरोसिन में सोडियम को रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में भिगो करके रखा जाता है, डुबा करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो होता है वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर हम मैक्सिमम बात तो जल का उपयोग करते हैं, हम इसको केरोसिन में ही क्यों रखेंगे, जल में क्यों नहीं रख सकते? तो जल में रखने का रीजन यह है, नहीं रखने का रीजन यह है कि ये क्या है, आपका सोडियम है। जब यह रिएक्शन करेगा, जल में आप इसको डालोगे तो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा, और इससे हमें सोडियम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दैट्स वाई हम लोग सोडियम को जल में डुबो करके नहीं रखते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया कर लेता है किससे? जल से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। हमें जल में रखे हैं तो जल में से हमें पुनः सोडियम नहीं ना निकलना चाहिए, लेकिन सोडियम निकलेगा ही नहीं, निकलेगा हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड करके लेके करेंगे क्या? ठीक, इसलिए जल में न रख करके हमेशा सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, जो आग को, जिससे आग नहीं लगता है। ठीक, तो ये बात याद रखोगे। अब सोडियम के बारे में इतना पॉइंट्स हो गया। लिथियम, लिथियम जो होता है ना छोटू, लिथियम के बारे में मैं ऊपर वाला चीज मिटा दूं ना, ऊपर वाला चीज मिटा देते हैं, जिसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज करते रहेंगे। लिथियम जो होता है ना, पूरे ज्ञात धातुओं में सबसे हल्का धातु होता है। लिथियम के बारे में क्या है? लिथियम हल्का धातु है, सबसे हल्का धातु। तो ये बताइए, कोई पदार्थ हल्का या भारी कैसे होता है? उसके घनत्व के कारण। यदि किसी पदार्थ का घनत्व जो है ज्यादा है तो वो भारी होगा, घनत्व कम है तो वो हल्का होगा। तो यहाँ पे बताइए, लिथियम जो है हल्का है तो इसका घनत्व क्या होगा? कम। तो यहाँ पे ये भी याद रखोगे कि इसका जो डेंसिटी है वह काफी कम होगा, ड्यू टू इसका मास जो होगा कम होगा, मास होगा मतलब हल्का होगा। ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन होता है, सर जी आप बता दिए कि लिथियम सबसे हल्का धातु होता है, भारी धातु कौन सा होता है? तो ऑस्मियम एक एलिमेंट है, कौन सा? OS। ऑस्मियम एक धातु है जो सबसे भारी धातु होता है। ठीक, ऑस्मियम सबसे भारी धातु होता है, और जब भारी होगा तो इसका डेंसिटी क्या होगा? उच्च होगा। इसको आप लोग याद रखो। कहीं कहीं इसी को इरिडियम लिखता है, कहीं कहीं यूरेनियम लिखता है, तो जो ऑप्शन में दिया रहे उसको आप टिक दोगे, या तो ऑस्मियम, या तो इरिडियम, या तो यहाँ पे यूरेनियम। ठीक, तो ये तीनों में से कोई भी कर लोगे। तो ये चीज हम लोग देख लिए। पोटेशियम के बारे में आ जाइए। पोटेशियम क्या चीज है? तो पोटेशियम जो होता है ना, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, या इसी को आप मेटल, एलिमेंट होगा तो मेटल होगा ही। ठीक, तो सबसे क्रियाशील धातु अगर कहा जाए तो वो पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बारे में 3 चीज मैंने पढ़ाया। यहाँ पे देखिए, सोडियम सबसे सोडियम जो होता है उसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। दूसरा, लिथियम सबसे हल्का धातु, ऑस्मियम सबसे भारी धातु, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। इतना पॉइंट्स आप याद रखो। 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आता है तीसरा टॉपिक जो होता है मेलेबल का आता है। मेलेबल मतलब आघातवर्ध। आघातवर्ध से तात्पर्य यह है कि मान लीजिए अगर ये धातु का कोई रॉड है और इस पे हथौड़े से पीट करके हम इसको चौड़ा कागज की तरह, चौड़ा शीट में अगर परिवर्तित कर देते, यही गुण जो होता है आघातवर्ध्यता का गुण कहलाता है। डिफिनेशन में कैसे लिखोगे कि जब धातु की सतह को पीट करके पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है तो धातु में
में पाए जाने वाला यही गुण जो होता है अघातवर्ध्यता कहलाता है, मेलेबल कहलाता है। ठीक, सबसे अघातवर्ध्य धातु जो होता है छोटे वो सोना होता है। सबसे अघातवर्ध्य धातु सोना, जिसको एयू कहा जाता है ना। एयू क्या होता है? सबसे अघातवर्ध्य धातु। सोना चांदी भी कभी कभी देता है, लेकिन सोना सबसे ज्यादा होता है। अघातवर्ध्य धातु होता है। यह इतना अघातवर्ध्य होता है कि इसको पीट करके 0.0004 मिलीमीटर पतला चादर बनाया जा सकता है। ठीक, सोच सकते हैं 0.0004 मिलीमीटर, मतलब कागज से भी पतला चादर रखना हो तो आप वहां पे सोना का उपयोग करोगे, क्योंकि सोना जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु, क्रियाशील कह रहे हैं, सबसे अधिक अघातवर्ध्य धातु होता है। तो ये बात आप याद रखोगे। ठीक, मैं धातु अघातवर्ध्य हो गए। अब धातु का कुछ सीरीज आता है, जैसे यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं। यहाँ पे सबसे अघातवर्ध्य धातु क्या होता है? सोना। इससे कम होता है चांदी, इससे कम होता है एल्युमिनियम, और इससे कम होता है कॉपर। ये सीरीज याद रखोगे। एयू जो होता है, एयू क्या होता है? मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट होता है, मोस्ट मेलिएबल। और ये क्या होता है? लिस्ट। लिस्ट नहीं कह सकते। तो अगर कहा जाए कि बताइए निम्न में से कौन सा धातु का अघातवर्धनीयता का घटता हुआ या बढ़ता हुआ कम है, तो सबसे अधिक सोना, फिर चांदी, फिर एल्युमिनियम और फिर कॉपर होता है। तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखोगे, आसानी से आप याद कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है डक्टाइल का। ये क्या है? डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? तो डक्टाइल बोले तो एक टॉपिक हम लोगों ने छोड़ दिया, सॉलिड स्टेट। ठीक है, डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल मतलब होता है तन्य। तन्य का मतलब क्या हुआ? जब किसी धातु को पीट पीट करके और पतले तार में कन्वर्ट कर दिया जाए। पतला तार मतलब कम से कम पतला से पतला तार, जैसे हम तार का वायर का यूज करते हैं ना, वैसे कन्वर्ट कर लिया जाए। धातु का कोई मान लीजिए रॉड है, इसको पीट करके पतला से पतला तार बना लिया गया, तो वहां पे भी आप क्या करोगे? धातु का यूज करोगे। तो धातु जो होते हैं तन्य होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक, अच्छा दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि सर जी आपने बताया कि धातु में चमक पाई जाती है, धातु में कठोरता पाई जाती है, धातु अघातवर्ध्य होते हैं, धातु अब बता रहे हैं कि तन्य होते हैं। क्या सभी धातु एक समान तन्य, एक समान कठोर, एक समान अघातवर्ध्य होते हैं? नहीं, सभी धातु की अघातवर्धनीयता जो होती है, कठोरता होती है, सारे गुण जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग सबसे अधिक और सबसे कम की तुलना नहीं करते। ठीक, तो ये बात भी आप दिमाग में बैठा के रखोगे। हमें देखना है डक्टाइल के बारे में। डक्टाइल क्या है? डक्टाइल पदार्थ मेटल का वह प्रॉपर्टी है, वह गुण है जिसके द्वारा मेटल को पीट करके पतले तार के रूप में परिवर्तित कर दिया जा सकता है। और सबसे अघात तन्य जो होता है ना, एयू होता है। सबसे क्या होता है? सबसे तन्य धातु। सबसे तन्य धातु, सबसे तन्य धातु क्या होता है? एयू मतलब गोल्ड होता है। इसमें 1 ग्राम सोने में, 1 ग्राम यदि आप सोना लेते हो, इसमें 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार, समझ रहे हैं क्या होता है? तो एयू एक ऐसा धातु है जो अघातवर्ध्यता में भी सबसे अधिक होता है, तन्यता में भी सबसे अधिक होता है। ठीक, तो आप ये पॉइंट याद रखोगे। अगर इसका सीरीज पूछा जाए तो यहाँ पे सबसे अधिक जो होता है एयू होता है, फिर एजी होता है, फिर पीटी होता है, फिर सीयू होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सोना सबसे अधिक, उससे कम चांदी, उससे कम प्लेटिनम और उससे कम क्या होता है? कॉपर होता है। तो ये सीरीज भी आप याद रखोगे। ये किसका सीरीज है? तन्यता का सीरीज है। ये पॉइंट हम लोग 2 मेन पॉइंट देख लिए। अब देखते हैं हम लोग एक बिस्मथ धातु होता है। बिस्मथ क्या होता है? आप जनरली पढ़ोगे तो बिस्मथ जो होता है उपधातु होता है। बट बिस्मथ यदि कभी कभी धातु का उपधातु क्या होते हैं? धातु का भी गुण प्रदर्शित करेगा, अधातु का भी। तो जब यह धातु का गुण प्रदर्शित करेगा तब इसमें जो होता है तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो इसका आप याद रखोगे Bi, जिसको बिस्मथ कहा जाता है। बिस्मथ एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा तत्व है, ऐसा धातु है जिसमें जो होता है तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात यह भंगुर होता है। ठीक, इसी प्रकार 3 और धातु होते हैं, सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम। कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम और तथा कैल्शियम। ये 3 धातु भी जो होते हैं ना, डक्टाइल के गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक बिस्मथ वाला हमने अलग किए हैं। बिस्मथ क्यों? बिस्मथ को अलग क्यों रखा? क्योंकि यह कभी कभी धातु का गुण प्रदर्शित करता है, कभी कभी अधातु का गुण भी प्रदर्शित करता है। बिकॉज ये है क्या? मेटलॉइड से उपधातु है। ठीक, ये पॉइंट्स भी आप कर लोगे। अब हम लोग देख लेते हैं सॉलिड स्टेट को। सॉलिड स्टेट क्या होता है? टॉपिक जो होता था लास्ट में छूट गया था, जिसमें हम लोग देखे नहीं। सॉलिड स्टेट का मतलब ये हुआ, सॉलिड मतलब ठोस,
स्टेट मतलब अवस्था। धातु जो होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं बिकॉज ये सभी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। और ये जो होते हैं ना नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ठोस अवस्था में होते हैं, मतलब सामान्य तापदाब। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, अब ये नया वर्ड कहाँ से आ गया, तो 9th में अगर आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री तो वहां पे समझ में आया होगा, बट मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो, ठीक। छोटा छोटा पॉइंट, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। एनटीपी, एनटीपी या इसी को आरटीपी या इसी को एसटीपी के नाम से जाना जाता है। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, PRESSURE, ठीक। इसी को आरटीपी को रूम टेम्परेचर प्रेशर कहा जाता है, रूम टेम्परेचर प्रेशर ये वही रहेगा। इसी को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहा जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो ये फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी में कहा जाए तो इसको कहा जाता है सामान्य तापदाब, कमरे का तापमान, या इसी को साधारण तापमान भी कहा जाता है। जो होता कितना है, तो यह होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसका मान जो होता है वेरी करता है, अर्थात 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा, ठीक। तो ये बात भी आप याद रखोगे कि धातु जो होते हैं नॉर्मल एनटीपी पर, एसटीपी पर, आरटीपी पे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि यह कठोर होते हैं। ये पॉइंट्स कर लोगे। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो कठोर नहीं होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। इसका एग्जाम्पल यदि मैं इसका लूँ तो एक तत्व होता है, एक धातु होता है पारा, जिसको मरकरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मरकरी, और इसका संकेत होता है Hg। Hg एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, एनटीपी पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और इस वजह से इसका उपयोग थर्मामीटर या बैरोमीटर में इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। इंडिकेटर मतलब सूचक के रूप में किया जाता है। अब ये थर्मामीटर, बैरोमीटर क्या है, तो थर्मामीटर ताप मापने वाला मशीन है। क्या मापने वाला, ताप मापने वाला। बैरोमीटर क्या है, दाब मापने वाला मशीन है। यदि दाब हम लोग पढ़े ना 9th में, जिसका यूनिट पास्कल होता है, तो दाब को मापना होगा तो बैरोमीटर का, ताप को मापना होगा तो थर्मामीटर का। अब थर्मामीटर और बैरोमीटर में डिजिटल वाला नहीं, जो नॉर्मल होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसे छिड़कते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें काले रंग का पदार्थ होता है जो इंडिकेट करता है। तो काले रंग का पदार्थ ही क्या है, पारा है, मरकरी है, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं। किसके लिए, इंडिकेटर के रूप में। और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तभी तो वो स्लाइड होते रहता है ना, खिसकता है, नीचे बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, ठीक। अब अगला फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वह है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, इसी को कहीं कहीं द्रवणांक भी कहा जाता है और क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट धातु का जो होता है वह उच्च होता है। तो आप लिखोगे कि धातु का द्रवणांक तथा क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि इसके परमाणुओं के बीच जो बंधन होते हैं, जो इसके बॉन्ड होते हैं, वह बंधन मजबूत होते हैं। जब बंधन मजबूत होगा तो इसको तोड़ना क्या होगा, आसान नहीं होगा, कठिन होगा, ठीक। तो ये बात आप याद रखोगे कि धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। क्योंकि जैसे सबसे कम अगर कहा जाए तो एक धातु है गैलियम, जिसका टेम्परेचर जो होता है 38 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरा है सीजियम, जिसका टेम्परेचर कर रहे हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 28 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये दो ऐसे धातु हैं जिनका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ठीक। ये बात भी आप लोग याद रखोगे कि धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च तो होता है, परंतु गैलियम तथा सीजियम ऐसे धातु हैं जिनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। क्यों होता है, तो हमने अभी बताया कि गलनांक तथा क्वथनांक का उच्च होना उनके परमाणुओं के बीच बंधन के गुण पर निर्भर करता है। यदि बंधन मजबूत है तो गलनांक उच्च होगा, क्वथनांक उच्च होगा, और बंधन कमजोर है तो क्वथनांक और गलनांक निम्न होगा। और इसी वजह से गैलियम तथा सीजियम का जो होता है गलनांक निम्न होता है, क्योंकि इसके बंधन जो होते हैं परमाणु के वे कमजोर होते हैं। इतने कमजोर ही होते हैं ना, इतना इसका टेम्परेचर होता है ना कि अगर हम इसको मान लीजिए, अगर ये गैलियम है, सीजियम है, इसको हम अपने पाम पे रखें, हथेली पे रखें, तो यहीं पे पिघलने लगता है, ठीक। तो ये बात भी आप लोग याद रखोगे, गैलियम तथा सीजियम का
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि मनुष्य के हथेली पे रखने पे हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है ना 98 फ़ारेनहाइट होता है ना, तो वही उसी टेम्परेचर पे ही ये पिघलने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देखे होंगे, जैसे हम लोग देखे थे सोनोरस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है उष्मीय चालकता। उष्मीय मतलब उष्मा, जिसको हीट कहा जाता है। अब हीट क्या है? तो जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं और वही प्रक्रिया जो होता है हीट कहलाता है। तो उष्मीय चालकता का मतलब, मान लीजिए अगर ये धातु का रॉड है और इस धातु के रॉड को यहाँ पे गर्म किया जाए, ब्लैक वाले पोर्शन पे यदि गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम इधर हाथ से पकड़े हैं तो हमारा हाथ भी जलने लगता है। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं यहाँ पे मूव हो करके आ रहे हैं। मतलब ये हुआ, मान लेते हैं, हम इसको मिटा देना। हम लोग जानते हैं ना कि धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा कैसे? देखिए, मान लीजिए यह कोई धातु का रॉड हो गया, ये हो गया धातु का रॉड, ठीक। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को ई से डिनोट कर देता हूं। ये होगा इलेक्ट्रॉन। इस पोर्शन पे हम फ्लेम को देते हैं, आग देते हैं। यहाँ पे जब आग देंगे तो यह पहले गर्म होगा और यह क्या करेगा? अपने हीट एनर्जी को यहाँ ट्रांसफर करेगा। तो ये गर्म, फिर ये ट्रांसफर करेगा, फिर ये ट्रांसफर करेगा। यही प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन आएगा कि यहाँ भी जो होता है पदार्थ गर्म हो जाता है। अगर नहीं समझ में आए तो आप क्या करना है, एक रॉड लेना, गैस पे गर्म करना और उसको देखना, थोड़ी देर गर्म करोगे आपका हाथ जलने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि धातु जो होते हैं विद्युत उष्मा के सुचालक होते हैं। बट कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो उष्मा के सुचालक नहीं होते। कौन कौन से? वो दो महान धातु हैं, एक है पारा जिसको आप पढ़े हो Hg, और एक है सीसा जिसको आप पढ़े हो लेड। तो ये दो ऐसे धातु हैं छोटू जिसको Pb कहा जाता है, जिसको जो होते हैं उष्मा के कुचालक होते हैं। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि उन धातु का नाम बताइए जो उष्मा के कुचालक होते हैं। तो हम तो पढ़े हैं सुचालक होते हैं भाई उष्मा के धातु, लेकिन यहाँ पे कुचालक पूछ रहे हैं तो वहां पे आप क्या बोलोगे? शीशा बोलोगे। एक्सेप्शन जो होता है ना, जितना भी अपवाद लिखा है ना, जो नियम को काट रहा है, जैसे हार्डनेस को काट कर रहा था सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ठीक। तो ऐसे ही ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो ये बात आप लोग सब याद रखोगे कि थर्मल कंडक्टिविटी में होता क्या है, तो पदार्थ के जो होते हैं धातु के फ्री इलेक्ट्रॉन्स गर्म होते हैं, गर्म इलेक्ट्रॉन करके हीट एनर्जी को एक दूसरे को देते हैं। जैसे मैंने ये बताया था, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, क्या दिया? हीट एनर्जी को दिया, और इसके कारण पूरा रॉड जो होता है वह गर्म हो जाता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर आपने तो बता दिया कि सबसे कम चालक जो होते हैं पारा और शीशा होते हैं, सबसे अधिक चालक कौन से होते हैं? तो उष्मा का सबसे अधिक चालक यदि पदार्थ कहा जाए तो ये होता है सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर उष्मा के अधिक सबसे चालक होते हैं। मोस्ट कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी को प्रदर्शित करते हैं कौन? कॉपर और सिल्वर। पॉइंट्स में लिखोगे कि कॉपर तथा सिल्वर ऐसे दो धातु हैं जो उष्मा का सर्वाधिक चालन करते हैं, परंतु पारा तथा शीशा जो होते हैं या पारा तथा शीशा जो होते हैं या सबसे कम प्रदर्शित करते हैं, लगभग ना के बराबर करते हैं। नेक्स्ट पिक जो आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है, मतलब विद्युत चालकता। अब विद्युत चालकता क्या है? तो विद्युत चालकता धातु का वह गुण होता है जिसमें कोई धातु की रॉड जो होती है अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित करती है। विद्युत धारा जब पढ़ेंगे फिजिक्स में तो उसमें एक टॉपिक आता है रेसिस्टेंस। धातु में रेसिस्टेंस की प्रवृत्ति अगर कम होगी तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा प्रवाहित होगा, और रेसिस्टेंस अगर अधिक होता है तो इलेक्ट्रिक करंट कम प्रवाहित होगा। ये चीज आप पढ़ोगे लेसन 4 में फिजिक्स में, तो वहां पे मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे समझ लो, ठीक। तो धातु जो होते हैं विद्युत के चालक क्यों होते हैं? दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या पे, जैसे यहाँ पे हीट एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा था, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी, इलेक्ट्रिक करंट को भी एक दूसरे को। अब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होता है, चार्ज पास आउट होता है, ठीक। तो यह चार्ज दिया इसको, यह चार्ज इसको, यह चार्ज इसको, ऐसे करके इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज भी प्रवाहित होता है। मेटल में चार्ज का ट्रांसफर होता है, और चार्ज ट्रांसफर होता है तो वहां पे जो होता है वह धातु जो होता है विद्युत का सुचालक पदार्थ होता है। तो सबसे अधिक सुचालक पदार्थ जो होता है वो सिल्वर होता है। क्या होता है? सिल्वर विद्युत का सर्वाधिक चालक पदार्थ होता है, या कहीं कहीं इसी को Au भी लिखा जाता है। इसका सीरीज अगर कहा जाए, चालकता का सीरीज बताइए, तो यहाँ पे जो होता है सबसे बड़ा जो होता है Ag होता है, फिर कॉपर होता है,
फिर Au होता है, फिर Al होता है और फिर W होता है। Ag मतलब सिल्वर, Ag मतलब क्या, सिल्वर, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्युमिनियम और फिर टंगस्टन। तो ये जो होता है विद्युत चालकता का सीरीज होता है। सबसे अधिक चालक पदार्थ विद्युत का चांदी होता है। ठीक, तो आप लोग ये भी पॉइंट याद रखोगे। अब धातुओं में देखिए तन्यता का गुण पाया जाता है, इसी वजह से इसका उपयोग तार बनाने में भी किया जाता है। अब धातु में सोनोरस, धात्विक ध्वनि पाई जाती है। धात्विक ध्वनि अभी पढ़ना है, नाम है सोनोरस के बारे में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सोनोरस। अच्छा, इसमें भी तो ये हो सकता है ना कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कौन से तत्व हैं जो नहीं, कौन से धातु हैं जो नहीं करते हैं। तो सेम पारा तथा Hg जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को भी प्रवाहित नहीं करते हैं और हीट एनर्जी को भी प्रवाहित नहीं करते हैं। तो दोनों एक्सेप्शन आप याद रखोगे। कौन से ऐसे धातु हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, तो पारा तथा सीसा जो ऐसे धातु हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। सुचालक कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखे थे हम चांदी का, कॉपर, उसको छोड़ करके, उन दोनों को छोड़ के बाकी सारे सुचालक होते हैं। सबसे अधिक सुचालक कहा जाए तो यहाँ पे जो होता है सिल्वर होता है। ठीक, जिसको Ag के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट सब। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है और सबसे लास्ट है यहाँ पे सोनोरस। सोनोरस मतलब धात्विक ध्वनि। आप लोग देखे होंगे धातु के बर्तन जो होते हैं हमारे घरों में होते हैं, धातु के बर्तन गिरते हैं तो क्या होते हैं, आवाज निकलती है, जिसको धात्विक ध्वनि कहा जाता है। और धात्विक ध्वनि उत्पन्न क्यों होती है, तो धात्विक ध्वनि उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स और उसके आयनों का जब कंपन होता है तब यहाँ पे धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। और धात्विक ध्वनि जो होते हैं, इसी धात्विक ध्वनि, धातुओं में धात्विक ध्वनि पाए जाने के कारण इसका उपयोग रिंग बेल में किया जाता है। धातु का उपयोग स्कूल में बेल लगाने में किया जाता है, बेल होता है ना, उसके ट्रेन वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो धातुओं में सोनोरस का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके जो होते हैं इसका उपयोग बढ़ जाता है। ठीक, तो इसका उपयोगिता भी हम लोग लास्ट में करेंगे, धातु के उपयोग क्या है। बट आज के वीडियो सेशन में हम लोगों ने इतना कर लिया। सबसे पहला चीज पढ़ा था धातु के बारे में, धातु क्या है, तत्व के बारे में पढ़ा था। तो आप सब चीज को कॉपी में अच्छे से नोट कर लोगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज समझ में नहीं आता है तो वीडियो में कमेंट करके आप लोग जरूर पूछें। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि वे भी पढ़ाई का फायदा उठा सके। नेक्स्ट वीडियो सेशन में ट्यूसडे के दिन हम लोग अगेन इसी को करेंगे, जिसमें हम लोग नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को करेंगे। वहां पे हम कंपैरिजन करके करेंगे। कंपैरिजन करेंगे ना तो चीजें आसानी से याद होती है। ठीक, तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल का देख लेते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल का देख लेंगे। उसके बाद आगे टॉपिक को हम लोग डील करते रहेंगे। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग इतना रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल्सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैव ए